नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अंकित गौतम स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी अभिजात क्लासेस पर। दोस्तों, अभी तक हम बात कर चुके थे प्रकृति भाव संधि के जो नियम है, जो विशेष नियम है, उन पर कुछ विशेष नियम अभी भी बाकी है जिनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। अभी तक हमने देखा कि इसके 3 प्रकार जो हमने माने। सबसे पहले प्लुत प्रकृति भाव, जिसमें हमने देखा, उसके बाद में हमने बात की थी उसका जो दूसरा प्रकार है प्रगृहीय प्रकृति भाव, उसके विषय में, और हमने उसमें कुछ विशेष नियम या सूत्रों पर प्रकाश डाला। आज हम बात कर रहे हैं इसका जो तीसरा प्रकार है, जिसे हम कह सकते हैं सामान्य प्रकृति भाव, उसके विषय में। तो कुछ विशेष नियम और अभी बाकी हैं, आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं विशेष नियमों पर। तो चलिए चलते हैं। आज के जो टॉपिक है प्रकृति भाव जो संधि है, उसका तीसरा जो प्रकार है सामान्य प्रकृति भाव, उसके विशेष नियमों पर। दोस्तों, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कल हमने जो प्रकृति भाव संधि था उसका प्रगृहीय प्रकृति भाव जो थे प्रकार, उसके विशेष नियमों पर प्रकाश डाला था। कुछ विशेष नियम या सूत्रों पर हमने अध्ययन किया। एक सूत्र में और यदि कहें कि इंपॉर्टेंट माना जाता है तो हम उस पर और बात कर लेते हैं। और जो सूत्र है वो सूत्र कौन सा है दोस्तों? ओथ। कौन सा सूत्र है? ओथ सूत्र है। कौन सा है? ओथ सूत्र है। और ये ओथ सूत्र क्या कहता है? ये ओथ सूत्र कहता है कि ओकारांत जो निपात होता है, ये ओथ सूत्र कहता है, इसके विषय में कहना चाहें तो लिख सकते हैं, अर्थात जो ओकारांत जो निपात अव्यय है, ओकारांत निपात अव्यय की क्या होती है दोस्तों? प्रगृहीय संज्ञा होती है। क्या होती है? प्रगृहीय संज्ञा होती है। कल हमने जो विशेष नियम पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसमें हमने कुछ विशेष नियमों पर, सूत्रों पर प्रकाश डाला था। उसी में से एक ये सूत्र रह गया था, हम कहें इसको भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आज हम इसी की बात कर रहे हैं कि जो ओथ जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि ओकारांत जो निपात अव्यय होता है उसकी भी प्रगृहीय संज्ञा होती है। उसकी भी क्या होती है दोस्तों? प्रगृहीय संज्ञा होती है। और हमने देखा है जहां प्रगृहीय संज्ञा होती है वहां पर क्या होता है? वहां पर क्या होता है? प्लुत प्रगृह्यम प्रगृह्या अचि नित्यम। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम सूत्र से वहां क्या हो जाता है? उसका प्रकृति भाव हो जाता है। तो देखिए, यदि हम बात करें कि जो ओकारांत निपात अव्यय है वो क्या होते हैं, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जो ओकारांत जो निपात होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ओकारांत निपात जो है वो उनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और वो 6 कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले है ओ। क्या है? ओ क्या है दोस्तों? ओ, आहो, उताहो। जो 6 निपात हैं ओकारांत निपात, वो यहां पर लिख रहा हूं। पहला है ओ, दूसरा है आहो, तीसरा है उताहो, चौथा है हो, फिर है अहो, फिर है अथो। इस तरीके से ये 6 जो निपात हैं ये ओकारांत निपात माने जाते हैं। अब मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, ये जो ओ है ये हमने कल देख चुके थे निपात एकाजनांग सूत्र में भी हमने देखा था
कि जो ओ है ये क्या माना जाता है, एक स्वर वाला निपात माना जाता है। तो इसको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, निपात एकाजनांग सूत्र, निपात एकाजनांग सूत्र के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं। इसके अलावा जो निपात है उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या 5 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 5 होती है, जिनको हम ओत सूत्र के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल लेंगे जो है अहो ईसा। क्या है दोस्तों, देखिए एक एग्जाम्पल, अहो ईसहा, अहो ईसहा। देखिए हमने क्या देखा, जो ओकारांत निपात होते हैं उसके बाद में यदि कोई स्वर आ जाता है तो ओकारांत निपात की भी प्रगृह्य संज्ञा मानी जाती है, और प्रगृह्य संज्ञा जहां होगी वहां पर हम प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम सूत्र से क्या कर देते हैं, वहां प्रकृति भाव कर देते हैं। और हमने देख रहे हैं हम कि प्रकृति भाव में कोई संधि नहीं होती, जो के त्यों ही शब्दों को रखा जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अहो ईशा, अहो ईशहा। और कौन सी संधि मानी जाती है, प्रकृति भाव से। कौन सी संधि मान ली जाती है, प्रकृति भाव संधि मान ली जाती है। ये था ओत सूत्र। ये कौन सा सूत्र देखा हमने, ओत सूत्र। अब हम बात करेंगे जो प्रक्रिया संज्ञा है वो कंप्लीट हो चुकी है, प्रकृति भाव। इसके आगे जो इसका तीसरा प्रकार हम देखा था, हमने जो था सामान्य प्रकृति भाव, उसके विषय में हम उसके जो विशेष नियम है उस पर प्रकाश डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तीसरा जो प्रकार था जो है सामान्य प्रकृति भाव। क्या है, सामान्य प्रकृति भाव। इसके विषय में आज हम बात करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम 2 सूत्रों का अध्ययन करेंगे। कितने सूत्रों का अध्ययन करेंगे, 2 सूत्रों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम पहले सूत्र की, जो है, जो क्या है दोस्तों, इको एस वर्णे, इको एस वर्णे, इको एस वर्णे साकल्य से इको एस वर्णे साकल्य से रहस्वश्च। ये देखा हमने इसका पहला सूत्र। अच्छे से देखें, हम सामान्य प्रकृति भाव, जो प्रकृति भाव का तीसरा प्रकार हमने बात की थी, उसका पहला जो विशेष नियम है उसको देख रहे हैं। विशेष नियम क्या है, इको एस वर्णे साकल्य से रहस्वश्च या रहस्वश्च। इको एस वर्णे साकल्य से रहस्वश्च। यदि हम इसकी वृत्ति की बात करें तो इसकी वृत्ति क्या होगी कि पदांता क्या होगी दोस्तों, पदांता इको एस वर्णे, इको एस वर्णे अचि परे प्रकृत्या शुभ। कब, रहस्वश्च। ये लो, इसकी क्या हो गई, वृत्ति हो गई। पदांता इको एस वर्णे अचि परे प्रकृत्या शुभ रहस्वश्च। इसका तात्पर्य क्या होगा, इसका तात्पर्य यह होगा कि पदांता पद के अंत में, पदांता पद के अंत में इको, इक प्रत्याहार के वर्ण हो, और उसके परे, उसके बाद में क्या हो, एस वर्णे अचि, एस्वर्ण स्वर हो, मतलब समान स्वर नहीं हो, तो वहां पर प्रकृत्याः शु रहस्वश्च, तो वहां पर विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है। और
रहस्वस्य, इसका तात्पर्य यहाँ पर है कि जो प्रारंभ में जो दीर्घ स्वर है उसको हम क्या कर देते हैं, रहस्व कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, रहस्व कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देखना, हम लिखेंगे कि यदि पद के अंत में, देखिए क्या होगा कि पद के अंत में स्थित, यहां लिख दें, अर्थात पद के अंत में स्थित, पद के अंत में स्थित, पदांता, पद के अंत में स्थित इक, इक का मतलब ई, उ, री और री, इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। ई, उ, री के आगे, ई, उ, री के आगे स्वर्ण, स्वर्ण का अर्थ आप जानते हैं, असमान, अची, स्वर, स्वर्ण स्वर, प्रकृत्याहासु, प्रकृत्याहासु। तो लिखेंगे के रहने पर, के रहने पर, के रहने पर क्या हो जाता है, विकल्प से, विकल्प से प्रकृति भाव, प्रकृति भाव होता है। ठीक है, हमने देखा पदांता पद के अंत में स्थित इको, इक, इक के मतलब है यहाँ पर ई, उ, री के आगे स्वर्ण अची, स्वर्ण मतलब असमान स्वर के रहने पर विकल्प से वहां क्या हो जाता है, प्रकृति भाव होता है। और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ साथ क्या करते हैं, दीर्घ जो स्वर है उसका क्या कर देते हैं, यहां लिख सकते हैं और दीर्घ स्वर को, दीर्घ स्वर को रहस्व हो जाता है, रहस्व हो जाता है। समझ में आया? अच्छे से देखिए, पद के अंत में स्थित, यदि देखिए दो पद हमारे सामने हो गए, संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो दो टुकड़े किए जाते हैं। पहला जो पद है उसके अंत में यदि आपको ई, उ, री लिखा हुआ मिले, चाहे वो रहस्व हो चाहे वो दीर्घ हो, और उसके बाद में यदि आपको कोई असमान स्वर मिले, समान स्वर नहीं, असमान स्वर मिले, तो वहां पर हम विकल्प से क्या करते हैं, विकल्प से वहां प्रकृति भाव हो जाता है। विकल्प का तात्पर्य यहाँ पर यह होता है कि आप चाहो तो प्रकृति भाव करो, यदि ऑप्शन में प्रकृति भाव नहीं है तो वहां पर जो अन्य संधि हो रही है, और अन्य संधि यहाँ आपको पता है ई, उ, री के बाद जब कोई अस्वर्ण स्वर होता है, असमान स्वर होता है, तो वहां कौन सी संधि होती है, यह संधि होती है। तो विकल्प से आप प्रकृति भाव कर देते हैं। यदि ऑप्शन में प्रकृति भाव नहीं है तो हम कौन सी संधि करेंगे, यह संधि करेंगे। चलिए इसके एग्जाम्पल पर हम नजर डालते हैं। साथ में हमने ये लिखा है कि और यदि दीर्घ स्वर है उस दीर्घ स्वर को हम क्या कर देते हैं, रहस्व स्वर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रहस्व स्वर कर देते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम इस नियम को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, और पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर, पहला एग्जाम्पल हम लेंगे। देखिए, नदी धन अस्ति, ध्यान से देखना, नदी धन अस्ति। हमने क्या लिखा कि पद के अंत में यदि ई, उ, री हो, क्या हो, सॉरी, ई, उ, री और री हो, यही देखा था। ये रहस्व भी हो सकते हैं और ये दीर्घ भी हो सकते हैं। ठीक है, नदी धन अस्ति, दीर्घ ई आ रहा है और उसके बाद में असमान स्वर आ रहा है,
तो यहाँ पर विकल्प से हम प्रकृति भाव करते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर, और प्रकृति भाव जहां होता है आपको पता है शब्दों को ज्यों का त्यों रखा जाता है, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, साथ में हमने ये देखा है कि जो यदि दीर्घ होता है उस दीर्घ को हम साथ में क्या कर देते हैं, ह्रस्व कर देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ह्रस्व कर दिया हमने स्वर, और नदी अस्थि। यहाँ पर तो क्या हो जाएगी, संधि अगर पूछा जाए तो यहाँ पर तो क्या होगा, प्रकृति भाव हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर प्रकृति भाव हो जाएगी। और यदि हम इसको प्रकृति भाव न करते हुए हम इसको यण संधि में लिखें तो आपको पता है ई में हमने देखा है कि यहाँ यण संधि में क्या करते हैं, यण संधि में हम करते हैं कि ई के बाद में यदि कोई असमान स्वर होता है तो हम ई को ये में ई का ये आदेश कर देते हैं और शब्द क्या बन जाता है, ने दे आधा है। और आधा दे के अंदर ये जब हम मिलाते हैं तो आपको पता है दैवी ये मिलने से क्या बनता है, ये ध्याय बनता है। तो ये लो, और आगे है नद्यस्ति। और यहाँ पर यदि हम संधि करेंगे, संधि का नाम हमसे यदि कोई पूछेगा तो यहाँ संधि का क्या नाम होगा दोस्तों, यहाँ संधि का नाम हो जाएगा यण संधि। क्या हो जाएगा, यण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। कौन सी संधि होगी, यण संधि हो जाएगी। इसी तरह यदि हम एक अन्य एग्जाम्पल लें, इसी तरह यदि हम अन्य एग्जाम्पल लें तो देखना, एक एग्जाम्पल है देखिए, मधुधन अस्ति, मधुधन अस्ति, मधुधन अस्ति। देखना, मधु उ और उ के बाद में असमान स्वर आ रहा है, तो यहाँ पर हम विकल्प से प्रकृति भाव करेंगे। तो यहाँ पहले से ही ह्रस्व स्वर है और प्रकृति भाव जहां होता है शब्दों को ज्यों के त्यों लिखा जाता है। तो मधु अस्ति क्या हो जाएगा, मधु अस्ति। यहाँ पर तो कौन सी संधि कर देंगे, प्रकृति भाव। यदि यहाँ उ बड़ा होता तो यहाँ पर हम इसका संधि उत्पत्ति करते, तो वहां पर उस दीर्घ स्वर को क्या कर देते, ह्रस्व कर देते। और यहाँ पर मधुधन अस्थि है, यहाँ हम यण संधि करेंगे, तो यण संधि करेंगे तो यहाँ शब्द क्या बनेगा, मध्वस्थि। क्या बनेगा दोस्तों, मध्वस्थि बनेगा। कैसे बनेगा ये आपको पूरा बताया हुआ है। यदि आप इसका जब पोस्टमार्टम करते हैं तो कैसे बनता है एक बार ससरी नजर से देख लें। ध वो निकाल देंगे, आगे अस्थि आ रहा है, मैं आ गया, ध हलंत है, उ के बाद असमान स्वर आता है तो यण संधि में उ का वे आदेश कर देते हैं। और आगे है अस्थि, मैं आ गया, ध हलंत आधा है, आधा आ गया, वे में ए स्वर का योग किया तो यहाँ वे बन गया, और आगे अस्थि ऐसे बनाइए मध्वस्थि। ठीक है दोस्तों, इसी तरह यदि इसका एक एग्जाम्पल जो वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है उसको हम देखें तो वो एग्जाम्पल है चक्री धन अत्र। क्या है, चक्री धन अत्र। देखिए चक्री धन अत्र, यहाँ पर देखिए ई क्या आ गया, ई दीर्घ आ गया, तो प्रकृति भाव संधि जब हम करेंगे तो दीर्घ को हम ह्रस्व कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, चक्री अत्र। यहाँ पर हम बात करें तो कौन सी संधि होगी, प्रकृति भाव होगा। और यदि इसको यण संधि करें, यदि यहाँ पर हम यण संधि करना चाहें तो ये क्या बन जाएगा, चक्रियत्र। क्या बन जाएगा, चक्रियत्र। और यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ हम कर देंगे यण संधि। कौन सी संधि, यण संधि। तो दोस्तों समझ गए होंगे, यदि आपको एग्जाम में ऐसा कोई संधि विच्छेद पूछ लिया जाए, यहाँ पर या तो ऑप्शन में आपको प्रकृति भाव मिलेगा या आपको यण संधि मिलेगा। यदि प्रकृति भाव नहीं है ऑप्शन में तो वहां सिंपल सी बात है, वहां यण संधि हो जाएगी। और यदि यण संधि वहां नहीं दिया हुआ है और प्रकृति भाव वहां हो जाएगा। ठीक है,
अब हम बात करने वाले हैं इसका जो अगला विशेष नियम है उसके ऊपर। और अगला विशेष नियम की हम बात करें तो सूत्र क्या है दोस्तों, सूत्र क्या है वो देखते हैं अभी। सूत्र होगा ऋत्यकः, क्या होगा, ऋत्यकः। अगला जो विशेष नियम आने वाला है वो है ऋत्यकः। देखिए उसमें क्या होता है। दूसरा सूत्र यदि हम बात करें तो दूसरा सूत्र है ऋत्यकः, ऋत्यकः। देखिए यहां भी हमने देखा है यह वह रे होता है और उसके तुरंत पहले वाला वर्ण आ जाता है, वहां यण संधि होती है। तो यहाँ यदि हम इसका विच्छेद करना चाहें तो क्या होगा, रीति धन अकह। क्या होगा, रीति धन अकह, रीति धन अकह। कौन सी संधि हो रही है यहाँ पर, यण संधि हो रही है। कौन सी संधि, यण संधि। अब देखिए अब हम इसकी बात करते हैं वृत्ति की, किसकी वृत्ति क्या होगी। तो देखिए वृत्ति है रीति परे, रीति परे पदांतः, रीति परे पदांता, रीति परे पदांतः अकह, अकह प्रकृतिवद, प्रकृतिवद वा। क्या होगा, रीति परे पदांता अकह प्रकृतिवद वा। तो इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका तात्पर्य होता है कि पद के अंत में स्थित अक, देखिए लिखते हैं हम, अर्थात, अर्थात पद के अंत में, पद के अंत में स्थित पदांता, पद के अंत में स्थित क्या हो, पद के अंत में स्थित क्या हो, अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हो। क्या हो, अक प्रत्याहार में। और अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए, ई, उ, री और री के आगे, के आगे, अर्थात पद के अंत में स्थित अक के आगे क्या हो, क्या हो दोस्तों, ह्रस्व, रहस्व ऋकार के रहने पर, रहस्व ऋकार के रहने पर, के रहने पर यहां भी क्या हो जाएगा, विकल्प से प्रकृति भाव होता है, विकल्प से, विकल्प से प्रकृति भाव, विकल्प से प्रकृति भाव होता है। देखिए पद के अंत में स्थित जो होता है अक के आगे यदि ह्रस्व ऋकार हो तो वहां विकल्प से क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। और यदि पदांत अक दीर्घ हो, ये भी बात, वही बात इसमें ध्यान रखेंगे, यदि, यदि पदांत, यदि ये पदांत अक जो है वो दीर्घ हो, दीर्घ हो तो उसका, तो उसका रहस्व कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, रहस्व कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा विशेष नियम हम बात कर रहे हैं ऋत्यकः है। इसका संधि विच्छेद किया या हम कहें सूत्र का विश्लेषण किया तो हुआ रीति धन अकह, यहाँ यण संधि होती है। वृत्ति की जब हमने बात की तो लिखा रीति परे पदांता अकह प्रकृति वध्वा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पदांता पद के अंत में स्थित अक, अकह मतलब अक प्रत्याहार में आने वाले वर्णों के आगे रीति ह्रस्व ऋकार के रहने पर वा विकल्प से प्रकृति भाव होता है। और यदि पदांत अक जो है वो दीर्घ हो तो उसका हम साथ में क्या करते हैं, ह्रस्व कर देते हैं। चलिए हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देखें तो देखना, इसके एग्जाम्पल होंगे
एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, देखिए इसका एग्जाम्पल है ब्रह्माधन ऋषि ही। क्या है? ब्रह्माधन ऋषि ही। एग्जाम्पल है ब्रह्माधन ऋषि ही। ब्रह्माधन ऋषि ही। हम क्या पढ़ रहे हैं कि यदि पूर्व पदांत पद के अंत में स्थित अक प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो मां आ रहा है, और ए के साथ हम आ को ग्रहण करते हैं, ये आपको पता है। और उसके बाद यदि रहस्व री हो तो वहां हम विकल्प से प्रकृति भाव करेंगे। और साथ में हमने देखा है यदि ये अप जो है वो दीर्घ हो, मां में आ दीर्घ आ रहा है, तो उसको हम साथ में क्या कर देते हैं? रहस्व कर देते हैं। तो हुआ ब्रह्म, और आगे प्रकृति भाव में जो का त्यों रहता है, ब्रह्म ऋषि ही। यहाँ पर हम कौन सी संधि कर देंगे? प्रकृति भाव कर देंगे। कौन सी करेंगे दोस्तों? प्रकृति भाव। और यदि हम इसी को, ये है ब्रह्माधन ऋषि ही, और हमने देखा है, देखिए शब्द बना के देखिए संधि पद मैं हलंत कर दो, मां में से आ स्वर को लेंगे और आगे है ऋषि ही। क्या है दोस्तों? ऋषि ही। ब्र है मैं हलंत। हमने देखा है ए या आ के बाद में री होता है तो वहां गुण एकादेश करके क्या कर देते हैं? अर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अर कर देते हैं। तो देखिए ब्र है मैं में ए स्वर का योग करने पर मैं बना, और ये रह कहां चला जाएगा? श्री के ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा ब्रह्मर्षि। और यहाँ दूसरी संधि की हम बात करें तो कौन सी होगी? गुण संधि होती है। कौन सी होगी दोस्तों? गुण संधि है। कौन सी है? गुण संधि है। तो ये हमने देखा प्रकृति भाव संधि जो था उसका दूसरा विशेष नियम। आज हमने बात की दोस्तों, आज हमारी जो प्रकृति भाव संधि है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने देखा है जो सामान्य जो प्रकृति भाव है उसके जो विशेष नियम है उसमें हमने पहला जो विशेष नियम है वो देखा था इको असवर्णे साकल्यस्य रहस्वश्च। दूसरा हमने बात की जो सूत्र है ऋत्यक है उसके विषय में। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा जो भी आपको बताया गया है। यदि आपको समझ में नहीं आया, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, आपके प्रश्न का जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों यदि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो आपके अन्य जो दोस्त हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। जय श्री श्याम।